हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या है और अभी तक हमने उसके कितने फीचर्स डिस्कस किए हैं? दो। ठीक है, उसमें हमने केस स्टडी भी देखा, पाकिस्तान का देखा, चाइना का देखा और मैक्सिको का देखा। ठीक है, तो आज हम एक और फीचर इसका डिस्कस करने वाले हैं और आज का फीचर क्या है हमारा? वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। यानी कि ये फीचर कहता क्या है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट या ईच मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि हमारी कंट्री में हर एक वो सिटीजन जो अडल्ट है, यानी मान लो इंडिया में हमने वोटिंग एज 18 रखा है। ठीक है, तो 18 या 18 से ऊपर के जितने भी सिटीजन हैं उन सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए, सबके पास। ठीक है, एट द सेम टाइम दूसरी चीज क्या है कि सबके वोट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सिटीजन्स हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे की वोट की वैल्यू कम है। ठीक है, इसी पे हम कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। जैसे पहला हमारा है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो यहां पे 2015 तक अगर हम देखें तो जो वुमेन थी इनके पास राइट टू वोट नहीं था, यानी वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। हालांकि सऊदी अरेबिया क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की है। क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की है, लेकिन म्युनिसिपल इलेक्शंस वहां पे होते हैं। तो वहां पे 2015 तक तो वुमेन के पास राइट टू वोट था ही नहीं। ठीक है, सेकंड आ गया हमारा एस्टोनिया। अब एस्टोनिया कौन से कॉन्टिनेंट में? शाबाश, रशिया में। रशिया तो कॉन्टिनेंट ही नहीं है, यूरोप में। यूरोप की किस साइड है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? शाबाश, ईस्ट। ठीक है, और रशिया को हम क्यों एस्टोनिया के साथ इतना, क्योंकि रशिया के पास में ही पड़ता है। और जब कोल्ड वॉर के टाइम पे ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, अलाई था किसका? यूएसएसआर का। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि जो यहां पे रशियन माइनॉरिटी है उनको यहां पे इजीली राइट टू वोट नहीं मिल रहा है। यानी कि जो रशियन लोग सेटल्ड कहां पे है? एस्टोनिया में, माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही हो गया। मेजॉरिटी जो नंबर में ज्यादा है, माइनॉरिटी जो नंबर में कम है। तो कहने का क्या मतलब है कि एस्टोनिया में वहां पे उनको राइट टू वोट रशियंस को नहीं मिल रहा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा फिजी। अब फिजी क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये कंट्री है, जैसे वेस्ट इंडीज है इसी तरह फिजी भी है। और ये कौन से ओशन में पड़ता है? पैसिफिक। पैसिफिक में कहा? साउथ पैसिफिक में ये पड़ता है। ठीक है, और ये तकरीबन अगर इस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखें तो यहाँ पे 330 आइलैंड्स है, और 330 में से सिर्फ 110 आइलैंड्स हैं जो इनहेबिटेड है, यानी जहां पे लोग रहते हैं। तो ये तो मैंने फिजी के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन दिया आपको। लेकिन अगर हम बात करें फिजी की, तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी। यानी यहां पे क्या है? यहां पे इंडियंस के एंसेस्टर्स जो जहां की जाके वहां सेटल हुए, उनके बाद जो फ्यूचर जनरेशन है, जैसे आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज की टीम में एक समय शिव नारायण चंद्रपॉल भी खेलता था, आज उसका बेटा भी खेलता है और राम नरेश सरवन भी खेलता है। अब चंद्रपॉल और सरवन खुद जाके तो वेस्ट इंडीज में सेटल नहीं हुए। बेसिकली जब यूरोपियंस ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ही कॉलोनी बना रखा हुआ था, एशिया, साउथ एशिया की बात करें या अमेरिका की बात करें या हम वेस्ट इंडीज की बात करें, तो वो क्या करते थे? वहां पे कल्टीवेशन के लिए, प्लांटेशंस के लिए लोगों को यहां से ले जाते थे काम करने के लिए। तो जो लोग वहां सेटल हो गए उनकी फ्यूचर जनरेशंस आज वहां पे मौजूद है। इसी तरह फिजी में भी था। तो जो इंडियन लोग वहां पे सेटल थे, इंडियन फिजी, उनके पास राइट टू वोट तो था, बट सोचने की बात है, लेकिन जो इंडिजिनस जो वहां के थे, जिनके एंसेस्टर्स ही वहां के, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा थी। तो आप मुझे बताओ, यहां पे जब वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं है तो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है। यहां पे अगर हम देखें तो माइनॉरिटी को राइट टू वोट ही नहीं मिल रहा, क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है। और फिजी में जहां पे जो इंडिजिनस लोग वहां के हैं उनके पास तो क्या है? मतलब उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज जो यहाँ के इंडियन वहां पे, जिनके एंसेस्टर सेटल्ड है वहां पे, उनके पास वहां की सिटीजनशिप है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके वोट की वैल्यू कम है। तो कहने का क्या मतलब है? क्या ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है? हर एक वो अडल्ट सिटीजन
उसके पास क्या होना चाहिए, राइट टू वोट, और हर एक वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये थर्ड फीचर था हमारा, कोई डाउट? ठीक, तो हमारा लास्ट फीचर जो है डेमोक्रेसी का, वो क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ से मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ से मतलब है कि आपकी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, ठीक है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, तो उनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली गवर्न करना है। ऐसा नहीं है आपको इलेक्ट कर दिया पीएम और अपनी मनमानी कर रहे हो, जैसे आपको सही लग रहा है आप वैसे गवर्नेंस कर रहे हो, ना कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो रूल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी बुक है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला रहे हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे जो है कौन से कॉन्टिनेंट में? शाबाश, अफ्रीका में, अफ्रीका साउथ में, और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल, जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम आपको पता ही होगी, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में पड़ता है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे कब आजाद हुआ? 1980 में आजाद हुआ। तो जब 1980 में आजाद हुआ जिम्बाब्वे, तो यहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको हम कहते हैं ZANU PF, ठीक है, ZANU PF। ये पार्टी जो थी, इसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत वाइटल रोल प्ले किए। जैसे इंडिया में किसने किया था? INC। कब बना INC? वेरी गुड। तो इस पार्टी ने भी जिम्बाब्वे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसका लीडर कौन था? रॉबर्ट मॉगबे। रॉबर्ट मॉगबे इस पार्टी का लीडर था, और ये आजादी के बाद से जो है रेगुलरली यहाँ पे इलेक्शंस ये पार्टी जीतती गई। जैसे कल मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि इंडिया में INC जीतता गया, यहाँ पे कौन जीतता गया? जो ZANU PF जीतता गया। लेकिन मैंने कल आपको यह चीज बताया कि इंडिया में अगर INC जीतता था, उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे? एक लॉजिक था कि INC यहां पे रूल कर रहा था। लेकिन जिम्बाब्वे में कौन जीतता है? ये पार्टी। लेकिन इसकी जीत के पीछे माल प्रैक्टिसेस थी, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये पार्टी जीतती है। क्या थी वो गड़बड़? जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया बहुत बार, और उस अमेंडमेंट में किया क्या? जो प्रेसिडेंट था उसकी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करते गए, ठीक है, और लेस अकाउंटेबल बनाया उसको। अकाउंटेबल मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल। जैसे आप लोग मेरे अकाउंटेबल हो, मैं आपको कहूंगा मंडे को आपको टेस्ट देना है, तो मतलब देना है आपको टेस्ट, दैट यू आर अकाउंटेबल टू मी, ठीक है। तो वही ये चीज बता रहा है कि भाई उन्होंने अमेंडमेंट्स किया और प्रेसिडेंट को ही पावरफुल बनाते गए और उसको लेस अकाउंटेबल बनाते गए। समझ आ गया पहला पॉइंट? सेकंड क्या है? अपोजिशन पार्टीज वर हरेस्ड, यानी अपोजिशन पार्टी को कोई मौका ही नहीं दिया। अपोजिशन का मकसद क्या होता है? अपोजिशन मकसद होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिसीज पे नजर रखना, क्या उनको क्रिटिसाइज करना, ताकि वो चौकन्ने रहे, कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी बनाए तो वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनाए। ये काम किसका था? लेकिन यहां पे तो अपोजिशन को भी रोक के रखा हुआ था, उनको हरेस किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, पब्लिक प्रोटेस्ट वर कंसीडर्ड इलीगल, मतलब लोगों के पास राइट टू स्पीच है ही नहीं था। इंडिया में देखें तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है राइट टू स्पीच, मतलब इंडियंस हैव द राइट टू स्पीच, लेकिन यहां पे कोई भी प्रोटेस्ट का आपको राइट नहीं था, ठीक है। अगर आप प्रोटेस्ट करोगे दैट वाज कंसीडर्ड एज इलीगल। समझ आया कॉन्सेप्ट? उसके बाद अगर हम देखें, जितना भी मीडिया था, चाहे मास मीडिया था, चाहे टेलीविजन और रेडियो, वो किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ठीक है। जुडिशरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है किसी भी कंट्री का, अगर एक सिटीजन को जस्टिस चाहिए तो कहां जाएगा? जुडिशरी जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर हम जाएंगे तो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? शाबाश, 52। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। और इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट। तो और इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां पे जुडिशरी
को भी कोई मान नहीं रहा है, उनकी जजमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो इससे पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि आपने इलेक्शन, अब देखो यहाँ पे ज़ानू पीएफ ने आज़ादी में हिस्सा लिया, इलेक्शंस भी मान लो कंडक्ट हो गए फेयरली, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो वो क्या अंदर अलमारी में रखने के लिए बनाया है? उस हमारे लीडर्स को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। आप खुद की मर्जी से टीवी, टेलीविजन, रेडियो को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद की मर्जी से किसी सिटीजन से राइट टू स्पीच नहीं छीन सकते। आप अपोजिशन को दबा नहीं सकते। और अगर आप ऐसा करके इलेक्शन जीतते हो तो ये दर्शाता ही नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हो। और इसीलिए कहते हैं अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। यानी कि आपको अगर काम करना है तो विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड रखोगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करोगे, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो हमने चारों फीचर्स को अच्छे से डिस्कस किया, और अगर इन चारों में कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कभी भी हमें पूछ सकते हैं।